नक्सल मोर्चे पर सख्ती का ही असर है कि बीते एक साल में नक्सलवाद का किला निस्तनाबूद हो गया है। नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन खत्म होने में 3 महीने से भी कम का समय बचा है। लगातार बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को सरेंडर करने वाले एक नक्सली ने ऐसी जानकारी दी है जिसे सुनकर सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। शुक्रवार को दंतेवाड़ा में एक साथ 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 17 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। इस सरेंडर नक्सली ने बताया कि दंतेवाड़ा के जंगल में अभी भी 20 से 30 नक्सली मौजूद हैं। अब अंदरूनी इलाकों में कितने माओवादी बचे हैं? अंदरूनी इलाका में तो हम लोग आने से हमारे पीछे भी हम लोग संदेश देने की वजह से आए हैं सर 20-30 लोग, और अभी बचे हैं तो 20-30 से अधिक तो नहीं है। उन लोग भी अलग अलग सिविल टीम और 1+2 और LOS के अलग अलग हिस्से में होके उन लोग अब बच रहे हैं। सरेंडर करने वाले एक नक्सली ने कुछ फरार और मोस्ट वांटेड नक्सलियों के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। इन सरेंडर नक्सलियों का दावा है कि पापा राव, राहुल और दिलीप जैसे खूंखार नक्सली अभी भी दंतेवाड़ा के जंगल में हथियारों के साथ मौजूद हैं। जी, हथियारबंद माओवादी तो अभी हैं सर। पापा राव का टीम है और राहुल का टीम है और दिलीप का टीम है। उनके टीम तो अभी हम लोग अलग होने से उन लोग का टीम अभी तो आए नहीं है। पापा राव के टीम में तो हम लोग अलग होने से उन लोग 20 से लेकर 30 लोग थे सर। सरेंडर नक्सली की माने तो दंतेवाड़ा के जंगलों के अंदरूनी इलाकों में अभी भी पापा राव, राहुल और दिलीप की टीम मौजूद है, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं। सरेंडर नक्सलियों की इस जानकारी के बाद सुरक्षा बल नए एक्शन प्लान की तैयारी में जुट गए हैं। दंतेवाड़ा से NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉप नक्सली बचे हैं जिन पर सुरक्षा बलों की नजर बनी हुई है। इस लिस्ट में पहला जो नाम आता है वो है देवजी का। ये डिविजनल कमेटी मेंबर है। और दूसरा नाम है गणपति का। ये संगठन में सबसे अनुभवी माना जाता है। तीसरा है मिशिर बेसरा, जो ईस्टर्न रीजनल कमेटी का प्लानर है। और चौथा नाम है पापा राव का, जो मिलिट्री विंग से जुड़ा बताया जाता है और बड़ा नाम इसे इसमें कहा जाता है। तो ये बचे कुचे नक्सली सामने हैं और इनके भी पीछे सुरक्षा बल हमारे लगे हुए हैं। जल्द इनका भी हिसाब किताब हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर है चाइनीज मांझे को लेकर। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। बीते दिनों उज्जैन में चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के कई मामले सामने आए। अब इंदौर से भी इसी तरह की घटना सामने आई है। मकर संक्रांति बेहद करीब है और मकर संक्रांति से पहले मध्य प्रदेश के कई शहरों में पतंगबाजी बेहद आम बात है। लोग अपने मनोरंजन के लिए पतंगबाजी करते हैं, लेकिन लोगों का ये मनोरंजन कई लोगों की जान पर बनाता है। पतंगबाजी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप न सिर्फ लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि खुद के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इंदौर में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है। हुसैन नाम का युवक बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास से निकल रहा था, तभी वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। चाइनीज मांझे की डोर से हुसैन का गला कट गया। फौरन उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां हुसैन के गले में टांके लगाए गए। बीते दिनों उज्जैन से भी इसी तरह का मामला सामने आया था। 4 जनवरी को उज्जैन में एक युवक चाइनीज मांझे से घायल हो गया था। उज्जैन में बीते 27 नवंबर के बाद चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही हाल इंदौर का भी है। प्रशासन चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के लाख दावे करे, लेकिन इन दावों की असलियत बताने के लिए हादसों की ये तस्वीरें काफी हैं। इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में चोरी छिपे चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यही कारण है कि लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। इंदौर से NDTV के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। जितनी तेजी से देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है, उतनी तेजी से सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। रफ्तार का जुनून जानलेवा साबित हो रहा है। ये हाईवेज बनाए तो इसलिए जाते हैं, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें बनाई तो इसलिए जाती हैं कि लोगों को आरामदायक सफर का एहसास हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रेसिंग ट्रैक बना लिया है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी जान को तो खतरे में डालते ही हैं और दूसरे बेगुनाह लोगों की जान पर भी बनाती है। ये रिपोर्ट है।
बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कुछ ऐसे हादसे हुए जिसने हर किसी को डरा दिया। पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहा पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट अब गंभीर विवादों में घिर गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला यह सरकारी प्रोजेक्ट अब वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध खर्च के आरोपों के चलते प्रशासनिक जांच के घेरे में है। आखिर पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट को साल 2011 में प्रस्तावित किया गया था, जिसकी कुल लागत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। अनियमितताओं की शिकायत मिली तो जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें कई ऐसे खर्च सामने आए जिन्हें जांच रिपोर्ट ने हैरान करने वाला बताया है। जबलपुर की नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी में पंचगव्य के शोध के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड आया। बताया जाता है कि इस फंड में भारी अनियमितताएं की गई। इसके लिए संभागायुक्त ने कलेक्टर से एक जांच करने के लिए आदेशित किया। जांच में ये आया कि जो फंड आया था उससे वाहन खरीदे गए, गोवा की यात्रा की गई और भी कई सारी जो मशीनरीज थी उसमें अनियमितताएं की गई। जांच रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि विश्वविद्यालय की टीम ने पंचगव्य प्रोजेक्ट की आड़ में गोवा का दौरा किया। इसके अलावा करीब 7.5 लाख रुपए की एक कार खरीदी गई, जो स्वीकृत बजट में शामिल नहीं थी। ईंधन और वाहन रख रखाव पर 7.5 लाख रुपए, मजदूरी के नाम पर 3.5 लाख रुपए, साथ ही टेबल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर करीब 15 लाख रुपए का खर्च भी रिपोर्ट में सवालों के घेरे में है। ये कलेक्टर महोदय से हमें एक जांच रिपोर्ट जांच की जाने बाबत प्राप्त हुई थी, जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आधारताल से संबंधित था। एक कलेक्टर महोदय ने टीओ और मेरी टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया था। हम लोग जांच हेतु वहां उपस्थित हुए थे और जो पंचगव्य योजना के तहत जो विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सैंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टीमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। 2011 में शुरू हुई ये योजना 2018 में बंद हो गई, जबकि जांच टीम ने ये भी पाया कि 2016 से 2020 के बीच कई किसानों को पंचगव्य योजना के नाम पर प्रशिक्षण देने का दावा किया गया। ये लिस्ट सादे कागज में बनाई गई थी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विश्वविद्यालय में और इसमें जो भी पूरी प्रक्रिया, क्रय की प्रक्रिया, क्रय चाहे इक्विपमेंट्स का हो, मशीनरी का हो, वाहन का हो, केमिकल्स का हो, सभी ओपन टेंडर से क्रय किए गए और शासन के जो नियम है वो उनको फॉलो किया गया और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन जहां घोटाले से इनकार कर रहा है, वहीं जांच रिपोर्ट में कई खर्चे जांच के दायरे में है। जांच रिपोर्ट अब कलेक्टर ने संभागायुक्त को सौंप दी है, लेकिन दूसरी ओर नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि कुछ भी अनियमितताएं नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वह सब नियमानुसार हुआ है। अब जांच रिपोर्ट के बाद संभागायुक्त क्या फैसला लेते हैं यह देखा जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।